वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संचार संप्रेषण की बाधाएं। तो आइए इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संचार या संप्रेषण व्यवसाय की जीवन रेखा और लाइफलाइन होती है। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया की विद्यमानता, उसकी उपस्थिति व्यवसाय के सफल संचालन के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके व्यवसाय के विकास के लिए सूचक होती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिना संप्रेषण के, बिना संचार के व्यवसाय नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद संप्रेषण प्रक्रिया में, संचार प्रक्रिया में जो अनावश्यक बाधाएं हैं, अवरोध हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन बाधाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी बाधाएं हैं। पहला है भाषागत बाधाएं में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है अस्पष्ट धारणा या मान्यताएं। जो है संदेश भेजने वाला जो प्रेषक है, संदेश में प्रत्येक बात का विस्तृत ब्यौरा नहीं दे पाता। कुछ चीज़ों के बारे में यह सोच लेता है कि संदेश पाने वाला व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा। दूसरी ओर क्या होता है, संदेश पाने वाला व्यक्ति संदेश के एक एक शब्द को ज्यों का त्यों नहीं लेता, उन शब्दों के अतिरिक्त कुछ और ही अपने तरफ से अभिव्यक्त कर लेता है। इस प्रकार से जो पूर्व की धारणा और मान्यता है, इसके आधार पर भी भाषागत बाधाएं, संचार के संबंध में, संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। विभेदात्मक मान्यताएं संप्रेषण में, संचार में जो सन्निहित सूचना होती है वो अनेक मान्यताओं द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रेषक जो होगा, संदेश भेजने वाला जो होगा, मान्यताओं के बारे में पूर्णतः स्पष्ट उसको होना होता है, लेकिन जब तक प्राप्तकर्ता के साथ उसको शेयर नहीं करेगा, उसको जब तक स्पष्ट नहीं करेगा, इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। अतः प्रेषक को चाहिए कि वो प्राप्तकर्ता तक अपने संदेश में जो निहित मान्यता है, धारणा है, उसको स्पष्ट कर दे। गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश, यदि हम संदेश में कुछ गलत शब्दों का, अपूर्ण शब्दों का, दुर्बल शब्दों का, ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे जो अशुद्ध हैं, तो जिसको प्राप्त करता है वो भी उसी रूप में उसको संदेश को ग्रहण करेगा, और ऐसे में जो संप्रेषण है, संचार है, उसमें बाधाएं, अवरोध उत्पन्न होंगी। दोषपूर्ण अनुवाद, यदि इसका अनुवाद जो है संदेश भेजने वाले की तरफ से या प्राप्तकर्ता की ओर से, उसका अनुवाद अगर दोषपूर्ण, गलत तरीके से, अशुद्ध तरीके से किया जाएगा तो यहाँ भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। शब्दों और संकेतों के विविध अर्थ, कई शब्द ऐसे हैं, कई संकेत ऐसे हैं जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अगर द्वारा अलग अलग तरीके से उसके अर्थ को लगाया जाता है, उसके आशय अलग लिया जाता है, तो भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि दृष्टिकोणात्मक जो बाधाएं हैं क्या क्या है। ध्यान न देना, कई बार क्या होता है, संदेश पाने वाला व्यक्ति संदेश में रुचि नहीं दिखाता और उस पर ठीक से ध्यान नहीं देता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो लंबी लंबी रिपोर्ट रहेगी, सर्कुलर है, जो लेटर लंबे हैं, कोई नोटिस अगर लंबे हैं, बुलेटिन अगर लंबे हैं, तो ठीक से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे भी तो उसमें रुचिपूर्वक नहीं पढ़ेंगे। मौखिक संप्रेषण के संबंध में श्रोता कई बार होते हैं शारीरिक रूप से उपस्थित तो होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं होते। ऐसे में संप्रेषण में बाधाएं होना स्वाभाविक है। इसके बाद अपरिपक्व मूल्यांकन, कुछ लोग सूचनाओं के संप्रेषण में इतने तेज होते हैं कि प्रेषक से पूरी सूचनाओं की प्रतीक्षा किए बिना ही उसको प्राप्त हुआ समझ बैठते हैं। अतः अपूर्ण सूचनाएं के माध्यम से ही वो उत्सुकतावश या व्याकुलतावश वो पूर्ण सूचना मानकर चलते हैं। इससे भी अपरिपक्व मूल्यांकन होता है और बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। संप्रेषण में अविश्वास, कुछ उच्च अधिकारी जो है बिना सोचे विचारे अविवेकपूर्ण ढंग से निर्णय करते हैं। दुर्बल जो चयनित शब्दावली है, अशुद्ध शब्दावली है, गलत निर्णय है, इनके आधार पर जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनका इसके प्रति जो है एक निरुत्साहित होते हैं, और उनका जो विश्वास है धीरे धीरे इसके प्रति कम होता है और अविश्वास की भावना उसमें आती है। तो यह भी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न करती है। संप्रेषण का विरोध, कई लोग ये समझते हैं कि ये बातें सामान्य जन को पता है और वो ये मानकर चलते हैं कि संप्रेषण की आवश्यकता नहीं है, इस कारण वो संदेश प्रेषित नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है। चयनित बोध, इसमें प्राप्तकर्ता और जो प्रेषक है, संप्रेषक है, दोनों को खुले दिमाग का होना चाहिए। यदि संकीर्ण मानसिकता के साथ हैं, तो संकीर्ण उद्देश्य के साथ हैं, अपने निजी उद्देश्य को लेकर ही वो कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा है संप्रेषण सफल नहीं हो पाएगा और इसमें कुछ बाधाएं, अवरोध होने की संभावना होगी। संप्रेषण न करना, कई बार सूचना रखने वाला व्यक्ति सुस्ती के कारण या आलस्य के कारण से सूचना भेजता नहीं है। वो सोच लेता है कि यह बात तो शायद सबको पता होगी, इस कारण भी संप्रेषण में बाधाएं होना स्वाभाविक है। अनावश्यक मिश्रण, कई बार ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके सामने वाले को प्रेषित करता है। मौखिक संप्रेषण के माध्यम
परिप्रेक्ष्य में अवश्य ही ये इसकी संभावना बनी रहती है कि उसमें कुछ मिलावट या मिश्रण होने की संभावना है, जो संप्रेषण में बाधाएं को उत्पन्न करता है। ये दृष्टिकोणात्मक बाधाएं के कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संगठनात्मक बाधाएं। इसमें पहला पॉइंट है शोर। मौखिक संप्रेषण में शोर एक प्रमुख भौतिक बाधा है। कारखाना है, मशीन है, उसमें कलपुर्जे हैं, तो वहाँ आवाज़ में जो मौखिक संप्रेषण है दब जाता है और इससे बाधा उत्पन्न होती है। समय और दूरी भी संप्रेषण के स्वाभाविक प्रवाह में महत्वपूर्ण बाधा है। यद्यपि आज के डेट में कह सकते हैं कि जो सूचना तकनीक है, नवीन यंत्र आ गए हैं, कंप्यूटर है, ईमेल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आज दूरी और समय है, इस बाधा को काफ़ी हद तक कम किया जा चुका है। संगठनात्मक नीतियाँ, नियम और नियमावली। संगठन की जो नीतियाँ हैं, नियम और नियमावली भी संप्रेषण के जो प्रवाह है उसको प्रभावित करते हैं। भय की बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर आने वाले संप्रेषण की दशा में अधीनस्थ कर्मचारी अपने अफसरों की अप्रिय सूचनाएं भेजते हुए डरते हैं। बुरी या अप्रिय सूचना से उत्पन्न होने वाले परिणामों के डर से वे जानबूझकर अपने अफसरों से ऐसी सूचनाएं छिपाकर जो उन्हें गुमराह कर सकते हैं, क्लियर नहीं करेंगे, स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके डर रहेगा कि अप्रिय सूचना से उनके अपने उच्चस्थ अधिकारी के प्रति डर बना रहता है। तो ऐसे में भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मार्गस्थ हानि। प्रत्येक स्तर पर मौखिक संप्रेषण में एक ही संदेश क्रमिक घटते हुए दर से होता है। यदि संरचना में जैसे कई स्तर हैं तो मौखिक संदेश प्रत्येक स्तर पर घटता जाता है या कुछ परिवर्तित होता जाता है। तो इस कारण से एक से कई व्यक्तियों तक होकर जब कोई संप्रेषण जाता है तो उसमें जो उसका स्तर है घटता जाता है। घटिया रखरखाव। लिखित संदेशों का उचित विधि से रखरखाव न होना भी एक गंभीर समस्या है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कर्मचारी केवल 50% संप्रेषण योग्य सूचना तथा अधीक्षकगण 60% सूचनाओं का रखरखाव करते हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण पुनरावृत्ति की आवश्यकता प्रतीत होती है। अपर्याप्त संतुलन काल। कभी कभी संप्रेषण समय, स्थान, किस्म और कार्य के क्रम में सामूहिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन के रूप में, जिसका कर्मचारियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनों की घोषणा करता है। कुछ संदेश जो है अतिरिक्त प्रशिक्षण, व्यावसायिक समायोजन और इसकी व्यवस्था के परिवर्तन की ओर संकेत देते हैं। संप्रेषण को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है जब अधीनस्थों को पर्याप्त समय दिया जाए। उसके बाद तथ्यों का जो विवाद है, इस पर कहें कि संगठनात्मक संरचना में विभिन्न विभाग और उपविभाग के कई आंतरिक लक्ष्य होते हैं और उनके विभागीय लक्ष्यों के कारण उसमें उद्देश्यों का जो विवाद जन्म होता है। यद्यपि संप्रेषण विवादों को कम करने वाला प्रमुख प्रबंधकीय तंत्र है, लेकिन वे विवाद संप्रेषण में कमी लाते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं में उच्च अधिकारियों की बाधाएं भी हो सकती हैं और अधीनस्थों की भी बाधाएं हो सकती हैं। उच्च अधिकारी की बाधाएं में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समय का अभाव है, संप्रेषण से उनका बचाव, उचित माध्यम से अगर संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं, अधीनस्थों पे अगर विश्वास की कमी है, तो ऐसे कुछ कारण से उसमें बाधाएं हो सकती है। अधीनस्थों की बाधाएं में क्या क्या हो सकती है, जैसे संप्रेषण में अरुचि ले रहे हैं, उचित प्रेरणा का अभाव है, या जो अभी हमने पढ़ा भय का जो रहता है, डर का एक मन में भाव रहता है, सुरक्षात्मक संप्रेषण का जो अभाव है, तो ऐसे कई कारण हैं जो अधीनस्थों की बाधाएं में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में है अन्य बाधाएं। संप्रेषण माध्यमों के अनुपयुक्त चयन और उपयोग, संप्रेषण में प्रयुक्त दोषपूर्ण यांत्रिक साधन, संप्रेषण श्रृंखलाओं पर जो अतिरिक्त भार है, संप्रेषण के लिए जो समय पर दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण में जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जो विभिन्नताएं हैं, ऐसे अनेक अन्य बाधाएं जो भी हैं संप्रेषण की प्रभाव उत्पादकता में कमी लाती है। तो ये अन्य बाधाओं में शामिल है। इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा अपने बुक और गाइड से। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो पहला है इसमें उद्देश्यों की स्पष्टता। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रेषक को संदेश की विषय वस्तु, संदर्भ और संदेश प्राप्तकर्ता को भी संदेश के उद्देश्यों को पूर्णतः स्पष्ट कर लेना चाहिए। सहभागी प्रक्रियाओं का अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है। सहभागी प्रक्रियाएं अवैयक्तिक, एकपक्षी, अधिसत्ता, अभिप्रेरित संप्रेषण की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। सहभागी प्रक्रिया में मतलब
अधीनस्थ कर्मचारियों को भी उच्चस्थ कर्मचारी अपने साथ शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ संप्रेषण में एक दूसरे को अंतर संबंधित बनाए रखें। सरल भाषा इसके बाद कह सकते हैं। संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा सरल, समझने योग्य तथा प्राप्तकर्ता के स्तर की होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। प्राप्तकर्ताओं की सूचना और संदेश को उस प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संदेश भेजना चाहिए। प्रति उत्तर का प्रयोग, यह प्रभावी संप्रेषण तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है और इसकी व्यवस्था एक द्विचरणीय संप्रेषण माध्यम से की जाती है। प्रभावी सुनना, सुनने का जो एक संप्रेषण को प्रभावी यह बनाता है। यदि आप प्रभावी रूप से सुनते हैं तभी संप्रेषण सफल हो सकता है। उसके बाद है नियंत्रित भावनाएं। भावनाएं जो हैं संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कभी कभी संप्रेषण प्रक्रिया के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करती है। भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो नियंत्रित भावनाएं नियंत्रित होनी चाहिए। उसके बाद है शोर हटाना। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शोर को कम करना, हटाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जो मान्यताओं की स्पष्टता। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषक संदेश से संबंधित सभी मान्यताओं को पूर्व में स्पष्ट कर दे, ताकि प्राप्तकर्ता तक किसी प्रकार का उसमें भ्रम या कुछ गलत तरीके से उसको दूसरे रूप में लेने की स्थिति निर्मित ना हो। संपूर्णता क्या है, तो संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाने वाला जो संदेश है, सूचना है, पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण संदेश प्राप्तकर्ता के रुझान को कम कर देता है। संगठनात्मक वातावरण। संप्रेषण प्रक्रिया में विभिन्न जो भागीदार हैं उनके बीच संगठन में विश्वास, ख्याति, सूझबूझ तथा पारदर्शिता का एक उचित आंतरिक संगठनात्मक वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण श्रृंखलाएं अगला पॉइंट है। संप्रेषण श्रृंखलाएं क्या है, सीधी और छोटी हो, जिससे सूचनाओं में देरी तथा व्यवधान को न्यूनतम किया जा सके। संगठन की सभी गतिविधि इकाई संप्रेषण श्रृंखला से जुड़ी हुई होनी चाहिए। लोचपूर्ण तंत्र हमारा अगला पॉइंट है। संप्रेषण तंत्र को पर्याप्त लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि सूचनाओं के अतिरिक्त भार को संभाल सके, सूचना प्रेषण में नई तकनीकों का समावेश कर सके और परिवर्तित हो रही जो संगठनात्मक जरूरत है उसको लागू किया जा सके। शारीरिक भाषा का उचित प्रयोग। मौलिक संप्रेषण प्रक्रिया में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मौलिक संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण जिसको हम कहें, मौखिक संप्रेषण प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सकारात्मक शारीरिक भाषा प्राप्तकर्ता के अंदर अच्छे विचारों को जन्म देता है। लास्ट पॉइंट है संक्षिप्तता। संदर्भ की विषय वस्तु संपूर्णता के साथ साथ संक्षिप्त भी होनी चाहिए, तभी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ज़्यादा लंबा संदेश रहेगा, ज़्यादा लंबा मैसेज रहेगा तो प्राप्तकर्ता भी उससे अरुचि हो सकता है, अरुचि का भाव उसके मन में आ सकता है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें आप अपने बुक और अपने गाइड से और अच्छे से इसे देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।